औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आई एम प्रोफेसर मुमताज़ अहमद ख़ान। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू नाइन्थ क्लास जो है, नाइन्थ की जो न्यू बुक है उसका जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं जी। एलोट्रॉपी क्या होती है? तो देखिए, एलोट्रॉपी की मैं डेफिनेशन करता हूँ। डेफिनेशन के बाद फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एलोट्रॉपी है क्या। ठीक है। तो एलिमेंट may exist in more than one structural forms. Element may exist in more than one structural form having different physical and chemical properties अब वो कहता है कि एक जो आप लोगों के पास एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है। स्ट्रक्चरल कहते हैं बनावट को। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बनावटी अशकाल में पाया जाता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मज़ीद आप इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी तब्दीली ये भी कर सकते हैं, हैविंग डिफरेंट फिजिकल बट सेम और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बाज़ का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है। तो एक एलिमेंट आप लोगों के पास मौजूद है, वो एक एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, एक से ज़्यादा जो है मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक से डिफरेंट होती है, उसको पढ़ते हैं। अब इसकी हम शुरू करेंगे एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा तफसील के साथ। तो एग्जांपल आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक आप लोगों के पास एलिमेंट है, वो एक ही तबी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है, एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर वो मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है। तो अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग एग्जांपल्स को हम देखें कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजन। और ये भी आप लोग अपने जहन के अंदर रखें कि जो एलोट्रॉपी है ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। एलिमेंट ही ऐसा करते हैं आमतौर पर, ना कि कंपाउंड। एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन जो है। अब आमतौर पर जो ऑक्सीजन आप लोगों के पास मौजूद है, ऑक्सीजन जो होता है वो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर होता है। एक आप लोगों के पास है जी O2 और दूसरा आप लोगों के पास है जी O3। अब O2 आप लोगों के पास क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और ये आप लोगों के पास क्या है? ये है ओजोन। तो आमतौर पर जब ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है तो फिर O2 बनाता है। एक एटॉमिक ऑक्सीजन दूसरे एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाती है। इस तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है जब वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो फिर O3 बनाती है जो कि ओजोन कहलाती है। तो देखिए, एक ही आप लोगों के पास एलिमेंट है, दैट वाज ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आप लोगों के पास जो मौजूद है, अब ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है, दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर है, सॉरी। ठीक है। एक आप लोगों के पास है जी O2, दूसरा आप लोगों के पास O3। अब देखिए, ऑक्सीजन है एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। ठीक है। एक ही फिजिकल स्टेट में होते हुए ये आमतौर पर दो स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर होता है, एक O2 के है, एक O3। एक ही एलिमेंट है और वो एक से ज़्यादा अशकाल में पाया गया है। एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, एक से ज़्यादा अशकाल में है, O2 में है या O3 में है। ठीक है। अब इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन के बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, दैट वाज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है। अब कार्बन की जो है ना 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो क्रिस्टलाइन होती हैं, क्योंकि आप लोगों की बुक के अंदर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म एमॉर्फस के बारे में बात नहीं की गई।
जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है दैट वाज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आप लोगों के पास डायमंड, ग्रेफाइट, एंड नंबर थर्ड इज बक्की बाल्स। बक्की बाल या इसको पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। C60 क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। तो ये तीन आप लोगों के पास जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। अब ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप। इसी तरीके से ऑक्सीजन O2 और O3 क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, एलोट्रॉप, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉपी। अब आप लोगों के पास जो डायमंड और ग्रेफाइट है, ठीक है, डायमंड को देखें आप लोग, ठीक है, तो उसकी मैं जो है ना प्रॉपर्टीज आप लोग को बताता हूं। तो डायमंड क्या होता है, पहली बात देखेंगे, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है जी। तो ये जो आमतौर पर कार्बन की एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड, जिसे आप लोग उर्दू के अंदर हीरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इट हैज़ जेंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का बना हुआ एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे आप लोग जेंट या बड़ा मॉलिक्यूल पढ़ सकते हैं, जो कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक कार्बन जो होता है वो मज़ीद और 3 कार्बन, ये कार्बन फिर मज़ीद 3 कार्बन के साथ, क्योंकि जो कार्बन होती है उसकी जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है, ठीक है जी, 1 2 3 4, इसको देखें 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये देखें ऐसा करते करते एक जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा आमतौर पर कार्बन कार्बन, ठीक है, ये आप लोगों का कार्बन कार्बन जेंट ऐसे बनता जाएगा आमतौर पर, ठीक है। तो जेंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्बन का आमतौर पर। इसके अलावा ये क्या होता है जी, हार्डेस्ट है आप लोगों के पास वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ हार्ड क्योंकि ये सख्त होता है, ठीक है। इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट इसमें से नहीं बहेगा, आमतौर पर करंट का फ्लो नहीं होगा। इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस वजह से ये इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, लिख सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। तो ये बिजली का नाकिस मौसल होता है। तो ये आप लोगों के पास जो है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में लेवल के मुताबिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। हायर स्टडीज़ के अंदर फिर आप पढ़ेंगे बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, किस पर मुश्तमिल है जी, कार्बन पर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ये आमतौर पर जो है ना इसका फेस सेंटर स्ट्रक्चर भी होता है, और इसके अलावा इसका जो है ना क्यूबिक स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। अब इस तरीके से फिर आप लोग जो है ना ग्रेफाइट को लिख सकते हैं, ये आप लोगों के पास है जी ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट जो है ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है जी, इट इज अ क्रिस्टलाइन
फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अच्छा, अब इसके जो है ना जेंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर था डायमंड का, इसका क्या होता है? इसका है जी इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर of layered structure of hexagon of carbon atom. It has a layered structure of hexagon of carbon atom. तो कार्बन एटम जो होता है ना वो अपने आप को हेक्सागोन 6 कॉर्नर की सूरत में तरतीब देते हैं और फिर वो एक लेयर से बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आप लोगों के पास जो है ना लेयर स्ट्रक्चर कैसे बनता है थोड़ा सा मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास है। ठीक है, ये हो गया ये और उसके बाद ये और ये। ठीक है, इस तरीके से फिर आप लोगों के पास ये लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ऐसे आप लोगों के पास ये वो क्या आप लोगों के सिलेबस में इतनी इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन। अब यहाँ पे क्या है? कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये एक लेयर से बना दी है। लेयर किसकी बनी हुई है? हेक्सागोन की। और इसके अंदर जो है एटम कौन से जी? कार्बन के। ठीक है, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है। ठीक है, ऐसे फिर आप लोग जो है ना ऐसे इसको बनाते जाएं ऐसे, तो ये बनता जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, ऐसे ये लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ये। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों के पास है ऐसे। ये हो गया। तो ये कार्बन कार्बन जो होते हैं इनका फिर आपस में जो है ना एक लेयर का दूसरे के साथ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये कार्बन के साथ होता है। ठीक है, ऐसे फिर आप लोगों के पास ये वाला इधर हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिर आप लोगों के पास यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन आप लोगों के पास है। ठीक है, ऐसे फिर आप लोगों के पास जो है आप इसको बना सकते हैं, ये कार्बन। ठीक है, तो आमतौर पर जो एक लेयर होती है हेक्सागोन की, दूसरी जो लेयर होती है हेक्सागोन की, उसके आपस में ठीक है कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है ये एक बॉन्ड होता है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। ये आगे फिर हायर स्टडीज़ के अंदर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन के एक जो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। मूव करने की वजह से इसमें से करंट क्या कर सकता है? पास हो सकता है। इस वजह से ये क्या होता है जी? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ हार्ड, इसको हम बाद में लिखेंगे, इट इज़ हार्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लिख सकते हैं इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी हार्ड नहीं, ये सॉफ्ट है। ठीक है, इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहीं से। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मतलब ये है कि चार्ज मूव कर सकते हैं, मतलब इसमें से करंट क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। तो लिख सकते हैं इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिख सकते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक, तो यानी ये मैंने जो दो लिखे हैं यहाँ से आप लोग इनका कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है,
कि इनके दरमियान आपस में क्या करें जी, कंपैरिजन करें। किसके दरमियान? डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान। तो आप जो है दरमियान में लाइन खींचकर दोनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उनका डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर डायमंड में लिखना है, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट में लिखना है तो लिख सकते हैं इट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें क्या लिखेंगे? इट हैज़ अ जेंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम, ये हेक्सागोनल रिंग्स है। इसके अलावा ये क्या है जी? इट इज़ हार्ड, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ सॉफ्ट, ठीक है जी, इट इज़ सॉफ्ट, ठीक। इट हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें लिख सकते हैं इट हैज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं और दोनों के दरमियान डिफरेंस भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर भी बता दिया है ताकि आप लोग इसको समझें कि हाँ जी ये हेक्सागोनल रिंग्स कैसे होते हैं। 6 कॉर्नर वाले, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है ये जो आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है। जेंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके 2 फिर स्ट्रक्चर हैं आगे, फिर हायर स्टडीज़ में आप उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों के पास जो है ना फेस सेंटर्ड है, फिर आप लोगों के पास क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो वो फिर हायर स्टडीज़ के हम डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग यहाँ पे इसको याद रखें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है जो डायमंड, ये आप लोगों के पास है ग्रेफाइट, और थर्ड वन जिसका है वो हमने पढ़ना है, दैट वाज बकीबादर बकमिंस्टर फुलिरीन। थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलिरीन, ठीक है जी, दैट वाज C60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना इसका स्ट्रक्चर देखें। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने कभी जो है ना फुटबॉल देखी हो, ठीक है जी, बिल्कुल ये फुटबॉल की तरह होता है, या फिर आप लोगों ने जो एक पिंजरा देखा हो, केज देखा हो, ठीक है, जिसके अंदर हॉलो या स्पेसेस होती हैं आमतौर पर, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, और ये थर्ड न्यू जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की, ठीक है जी। तो इसका मैं जो है ना स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं, फिर इसकी एक कहेंगे क्या थोड़ी सी, चलो इसकी एक डायग्राम जो है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से या आप लोगों के लेवल दूर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगा उसका। अब ये जो आप लोगों के पास है, तो इसमें लिख सकते हैं इट हैज़ स्फीयर्स, इट हैज़ स्फीयर्स ऑफ कार्बन एटम arranged in pentagon and hexagon pattern, pentagon and hexagon pattern। अब वो कहते हैं कि इसमें जो है ना कार्बन की स्फीयर्स होती हैं, स्फीयर कहते हैं गोल चीज़ को, ठीक है, कार्बन एटम स्फीयर्स में। अब वो जो स्फीयर्स होती हैं वो किस पैटर्न में होती हैं, किस अंदाज में होती हैं, या तो फिर 5 कॉर्नर्स में होती हैं या फिर 6 कॉर्नर्स में होती हैं, ठीक है। 6 कॉर्नर में मैंने आप लोगों को दिखाया है ग्रेफाइट के अंदर, ऐसे आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। 5 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स, ठीक है जी, पेंटागन में और हेक्सागन के अंदर। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? इट हैज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ यूनिक, वो कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक स्ट्रक्चर क्यों भी यूनिक होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज्ड, इसलिए आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होता। अब चार्ज ना होने का मतलब यह है कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। जब करंट फ्लो नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैड कंडक्टर है, किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। ये आगे फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बताएंगे इसको। मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, मॉलिक्यूल हैज़ नो बाउंड्रीज, मॉलिक्यूल की बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्रीज, ठीक है। मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल हैज़ नो बाउंड्रीज, ठीक है।
फिर मॉलिक्यूल हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है जी, इस वजह से ये क्या होता है, यूनिक होता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, फिर मज़ीद इट हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है, पिंजरे की तरह, जिसमें स्पेसेस होते हैं, खोखला होता है या फिर फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, इट हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो केज लाइक होता है। ठीक है, तो यानी ये आप लोग जो है लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे जी, इट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये स्टेबल होता है। ठीक है, यानी काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है इसको, तो फिर जाके ये डिकम्पोज होता है, वरना ये जो है स्टेबल होता है आमतौर, अपनी शक्ल को क्या रखता है, बरकरार रखता है। इसी तरीके से जो है ये जो आप लोगों के पास होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो आमतौर पर कोवलेंट होती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हाँ जी कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो बॉन्डिंग इसके अंदर कोवलेंट होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये आमतौर पर फिर सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके के साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते नहीं है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस वजह से इसमें से करंट पास नहीं होता, इस वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉफ्ट होता है आमतौर पर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, लो होता है। तो ये इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो लिखेंगे बीइंग कोवेलेंट नेचर, soluble in organic solvents, ठीक है, soluble in organic solvents, ठीक है, it is soft होता है, has no unpaired electron होते नहीं है, bad conductor ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये क्या होता है, बैड कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती आमतौर पर। ठीक है, तो ये आप लोग लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों की बुक के अंदर जो अरेंजमेंट नहीं है, तो मैंने सारी जो है इसके अंदर अरेंजमेंट कर दी है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आपने जो है ना स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखना है। बेशक आप लोग जो है यहाँ पे नोट कर लें, ये स्ट्रक्चर वाली बातें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ वाली बातें हैं। बाकी जो है लेयर्ड स्फीयर स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल की तरह होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस फुटबॉल के अंदर जो है 5 कॉर्नर वाले या 6 कॉर्नर वाले रिंग्स होते हैं, जिनको आप लोग पेंटागन या हेक्सागन कह सकते हैं। अब मैं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से ज़रा दूर है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो है ना एक डायग्राम जो है, एक रफ सी डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कि हाँ ये किस तरीके के साथ होता है। तो ये इसकी जो है ना एक रफ सी डायग्राम है, वो मैं आप लोगों को बना देता हूँ। आप लोग ने जो है ना सेंटर में आप लोगों ने एक पेंटागन बनाना है। ये पेंटागन, इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, ये इसके सामने। ठीक है जी, ये इसके सामने। ठीक है, तो आप लोगों ने एक सेंटर के अंदर पेंटागन, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जब पेंटागन आप लोगों ने बनाया है, तो इस पेंटागन के अतराफ में आप लोगों ने मज़ीद 5 और हेक्सागन बनाने हैं। ठीक है, अब देखें ऐसे,
ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेम सेम आप लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा यहाँ बनाएं। ये तो ये आप लोगों के पास एक और हेक्सागोन बन गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे ये कितने हो गए जी, 1 2 3 4, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक और हेक्सागोन बनेगा, ये वाला, ये और ये। ठीक है जी, तो सेंटर में आप लोगों के पास जो है, सेंटर के अंदर आप लोगों के पास एक पेंटागन है। ठीक है, और इस पेंटागन के इर्द आप लोगों ने 1 2 3 4 5 हेक्सागोन बना दिया। आप इन हेक्सागोन जो आपने बनाए हैं, ठीक है, तो इनके अतराफ में 5 मज़ीद पेंटागन बनेंगे। कैसे बनेंगे, गौर से देखें आप लोग। ठीक है, 1 2 3 ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, ये बन गया आप लोगों के पास ऐसे 1 2 3, ये ऐसे और ऐसे। देखिए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अभी ये आप लोगों के पास बनेगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास जो है जी 1 2 3 ये हो गया, ये बनाएं। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास जो है 1 2 3 ये बनाएं आप लोग। ठीक है, 1 2 3 4 और ऐसे आप लोग एक यहाँ पे बनाएं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 आप लोगों ने इसके गिर्द जो है ना फिर बना दिए हैं पेंटागन। अभी जो है इसके गिर्द जो आप लोगों ने 5 पेंटागन बनाए हैं, इसके गिर्द फिर 5 आप लोग हेक्सागन बना दें। ठीक है, अब वो किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे देखें, इसको इसको मिलाएं आप लोग। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4, ये ऐसे 2 यहाँ पे दिखाएं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3। ठीक है, एक आप लोग ये दिखाएं। ठीक है जी, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये इसको आप लोग ऐसे दिखाएं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, कितना हो गया जी, 1 2 3 4 और ये आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो एक रफ स्ट्रक्चर है। फिर हायर स्टडीज़ के अंदर फिर इसको हम मज़ीद डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में भी इतना नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास ये लिखना ज़रूरी था, इसका स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये इसकी एक रफ डायग्राम इसमें आप लोग देखें कि फुटबॉल की तरह है और दरमियान में स्पेसेस हैं। और गौर से देखें, ये है जी पेंटागन, इसके 6 जो है फिर हेक्सागन है। 1 2 3 सॉरी 5, 1 2 3 4 5 हेक्सागन के 5 आप लोगों के पास फिर पेंटागन है। 1 2 3 4 और फिर 5 पेंटागन के गिर्द फिर आप लोगों के पास 5 जो है फिर हेक्सागन है। 1 2 3, ठीक है जी, 4 और 5। ठीक, तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना इसको बड़ा मेथडली आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक, आप लोगों के लेवल के मुताबिक, ठीक है, बताया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।